हेलो साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है मास्टर्स इंग्लिश क्लासेस टीकमगढ़ में। हम प्रोनाउन लगा रहे हैं और ये प्रोनाउन का 7वां वीडियो है। हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, जिसमें पिछला वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो रुकेगा नहीं एग्ज़ाम में आने से। तो जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा सिलेबस करेंगे, टेस्ट भी लगाएंगे, आगे लाइव क्लासेस भी चलेंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे बढ़ाते जाएं। शुरू करते हैं। यूज़ ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। पिछली बार हमने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था, आज हम दूसरे प्रोनाउन पे आ रहे हैं जिसका नाम है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। होता क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ने वाले हैं, यूज़ ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो होते क्या है, देखिए सब कुछ लिखा हुआ है स्लाइड पे। वे प्रोनाउंस जो प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या है? वे प्रोनाउन जिनका यूज़ हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और प्रोनाउन हम पहले ही समझ चुके हैं कि वे शब्द जो नाउन के प्लेस पर यानी संज्ञा के नाम जगह स्थान पर यूज़ किए जाते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन किस टाइप के होते हैं देखें। एग्जाम्पल्स में आपको दिया हुआ है, जैसे कि हु, whom, whose, which, ये सभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़े रूल नंबर 1 की तरफ। रूल नंबर 1 हमसे ये कहता है कि देखें पहला एग्जाम्पल ये वाला, हु इज़ प्लेइंग। हु इज़ प्लेइंग में हम किसका पता लगा रहे हैं? हम सब्जेक्ट का पता लगा रहे हैं, कर्ता का पता लगा रहे हैं कि कौन सब्जेक्ट है कौन करता है। तो साथियों यही बात है जो हम कहना चाह रहे हैं कि हु का प्रयोग सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, हु इज़ प्लेइंग, कौन खेल रहा है, सब्जेक्ट कौन है, तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हु। ठीक है, इसी तरह whom का यूज़ हम ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करते हैं, जैसे हु हैज़ ही इनवाइटेड, उसने किसे इनवाइट किया, तो किसे क्या, वो ऑब्जेक्ट है आपका। तो whom का यूज़ हम ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करते हैं। और तीसरा whose का प्रयोग हम मालिक का पता लगाने के लिए करते हैं, यानी जो व्यक्ति है या वस्तु है वो किससे संबंधित है, उसका मालिक कौन है। ठीक है, तो उसका पता लगाने के लिए हम whose का यूज़ करते हैं, जैसे whose book is this, ये किसकी किताब है, यानी इस किताब का मालिक कौन है। तो ये तीनों चीज़ें हम याद रखेंगे कि who से हम सब्जेक्ट का पता करते हैं, whom से हम ऑब्जेक्ट का पता करते हैं, और whose से हम मालिक का पता करते हैं, ऑनरशिप का पता करते हैं। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1 है, स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं। रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में कह रहा है कि प्रीपोजिशन के साथ हम whom का प्रयोग कर सकते हैं। ये गलत नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। प्रीपोजिशन चैप्टर भी हम पढ़ेंगे बहुत सारे, तो प्रीपोजिशन के साथ हम whom लगा सकते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन के साथ हम who नहीं लगा सकते हैं। प्रीपोजिशन के साथ who गलत होता है। इसको उदाहरण से देखें। बाय whom was the रामायण रिटन। बाय whom, तो बाय तो प्रीपोजिशन हो गया था, तो प्रीपोजिशन के बाद who नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें? whom। रामायण किसने लिखी थी, ठीक है, ये याद रखना है। तो प्रीपोजिशन के बाद हमें हमेशा whom लगाना है, ना कि who। अच्छा, इस नोट का ध्यान रखेंगे हम, जो नोट हमारे सामने है। लेकिन प्रीपोजिशन का प्रयोग जब वाक्य के अंत में हो, ध्यान से सुनिएगा, प्रीपोजिशन का प्रयोग जब वाक्य के अंत में हो तो हम हु का प्रयोग वाक्य के शुरू में कर देते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे। हु वाज द रामायण रिटन बाय। अब देखिए, हु वाज द रामायण रिटन बाय, तो बाय कहाँ पर आया, प्रीपोजिशन कहाँ पे आया? लास्ट में। तो अब हम यहाँ पे whom नहीं लगाएंगे, अब हम यहाँ पे who लगाएंगे। दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। बाय स्टार्टिंग में आएगा तो whom लगेगा, या फिर प्रीपोजिशन लास्ट में आएगा तो स्टार्टिंग में who लग जाएगा, फिर हम whom
ई लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब हम नीचे की तरफ कुछ सेंटेंस देख रहे हैं जिनमें लिखा है अंतर देखें। तो देखिए, जब हम किसी से सवाल पूछ रहे होते हैं हु आर यू, तो ये सेंटेंस पूरा सही है। जब भी हम WH वर्ड रखते हैं तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर आता है आपका सब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गई। तो क्या बन गया? हु आर यू। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस था, लेकिन ये वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? आई डोंट नो, मतलब मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। तो ये कोई सवाल नहीं है, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। इसमें हम कुछ बता रहे हैं सामने वाले, पूछ नहीं रहे हैं। जब पूछ नहीं रहे हैं तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है आर, ये सब्जेक्ट के पहले कैसे आ जाएगी? तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई डोंट नो यू आर, हु आर यू, ये सेंटेंस गलत है। सही होगा आई डोंट नो हु यू आर। क्या होना पड़ेगा? हु यू आर। तो सही वाक्य हमारे पास ऑलरेडी है ही। क्या हो जाएगा? आई डोंट नो हु यू आर। वर्ब जो है वो लास्ट में आएगी। क्यों? क्योंकि सेंटेंस असर्टिव है, इंटरोगेटिव नहीं है। कहीं भी देखिए क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ है। तो रूल नंबर 2 समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब रूल नंबर 3 देखेंगे। रूल नंबर 3 में देखिए क्या लिखा हुआ है। जब 2 या 2 से अधिक में से एक का चुनाव करना हो तो हम विच लगाते हैं। ये ध्यान रखना है कि अब चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, हम किसका इस्तेमाल करेंगे? विच का। जब हम 2 या 2 से अधिक में से एक को चुनेंगे तब। ठीक है, जैसे ये लिखा है हु इज योर ब्रदर इन द क्राउड, यानी जो भीड़ है इन लोगों में से तुम्हारा भाई कौन सा है। तो हम चुन रहे हैं ना, तो चुन रहे हैं, तो यहाँ पर हु नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा? विच। सही सेंटेंस होगा विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड। ठीक है, बिल्कुल हु पढ़ने में सही लग रहा है, लेकिन वो सही नहीं है। सही होगा विच इज योर ब्रदर इन द क्राउड। दूसरा देखें, हु ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वांट। हु ऑफ द सर्वेंट डू यू वांट, यानी जो नौकर उनमें से तुम्हें कौन सा चाहिए। देखिए चुनाव का भाव हो रहा है, यहाँ भी हम चुन रहे हैं, चूज कर रहे हैं, तो ये हु नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? विच ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वांट, यानी ये सर्वेंट्स हैं, इनमें से तुम्हें कौन सा चाहिए। विच ऑफ द सर्वेंट्स डू यू वांट। तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, गलती होने की संभावना बहुत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रूल नंबर 4 देखेंगे, और रूल नंबर 4 हमसे कहता है कि हुज का प्रयोग निर्जीव वस्तु के लिए नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, हुज जब भी आएगा तो निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं आएगा, वो आएगा हमेशा व्यक्तियों के लिए। जैसे हम लिख रहे हैं हुज बुक इज दिस, यानी यह किसकी किताब है। अब जिसकी किताब होगी वो व्यक्ति होगा, वो सजीव होगा। ठीक है, ये याद रखें, हुज का प्रयोग हम सजीव के लिए कर रहे हैं, ना कि निर्जीव के लिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द फ्लाईओवर। दिस इज द फ्लाईओवर। देखिए फ्लाईओवर एक क्या होता है? एक पुल होता है, वो की निर्जीव है। हुज इनॉग्रेशन, जिसका कि उद्घाटन, इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन, जिसका इनॉग्रेशन, हुज इनॉग्रेशन वाज डन बाय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। तो देखिए हुज जो लगाया गया है वो फ्लाईओवर के लिए लगाया गया है, और फ्लाईओवर कोई सजीव तो है नहीं, तो हुज यहाँ पर गलत होगा। इस सेंटेंस में यहाँ पर हुज बिल्कुल गलत है। ठीक है, हुज नहीं लगा सकते फ्लाईओवर के लिए, क्योंकि फ्लाईओवर तो निर्जीव है। सही सेंटेंस अगर हमें लिखना है यही, तो कैसे लिखेंगे? देखें, दिस इज द फ्लाईओवर द इनॉग्रेशन ऑफ विच वॉज डन बाय। अब देखिए क्या लगा दिया हमने, विच वॉज डन बाय द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। ठीक है, तो हम हुज नहीं लगा सकते हैं निर्जीव चीज़ों के लिए। इस रूल का केवल यही उद्देश्य था। ठीक है, समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो प्रोनाउन हमारा है उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है देखते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन
रूल नंबर 1, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तथा प्लूरल प्रोनाउन का ही प्रयोग होता है। ठीक है, एक चीज़ और हम ध्यान रखेंगे कि ये जो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन जितने भी वर्ड्स हैं ये सब सिंगुलर होते हैं, इनके बाद नाउन सिंगुलर आता है। लेकिन हम ध्यान से देखिए रूल में क्या लिखा हुआ है कि जब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर इनके बाद अगर ऑफ आ रहा हो, देखिए ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, तो इनके बाद आने वाला नाउन कैसा होगा? प्लूरल। और प्रोनाउन कैसा होगा? ये भी प्लूरल ही होगा। हाँ, अगर ईच के बाद, आइदर के बाद, नाइदर के बाद अगर ऑफ नहीं आएगा तो नाउन प्रोनाउन कैसा होगा? सिंगुलर। ये याद रखना है। जैसे क्या लिखा है, ईच ऑफ द बॉय हैज़ ए नोटबुक। ईच ऑफ, अब देखिए ईच के बाद क्या लग गया है? ऑफ। तो ये बॉय नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा बॉयज, जो कि नीचे के सेंटेंस में लिखा हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा। ठीक है, बहुत इजी सा रूल है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन साथियों कुछ नहीं होता है, बहुत आसान है। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर को ही हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, मोटे तौर पर। और आगे कुछ हम रूल्स में जान ही लेंगे। ठीक है, तो पहला रूल समझ में आया कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के बाद अगर ऑफ लगा है तो नाउन या प्रोनाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। अब दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल वही है जो मैं आपको पहले ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन के पहले हम दा लगाते हैं। जैसे कि अभी हमने ये देखा था, पिछला एग्जाम्पल क्या था? बॉयज़ के पहले क्या लगाया था हमने? दा। ठीक है, तो अगर ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद जो प्लूरल नाउन आ रहा है उसके पहले हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि जब भी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आएगा तो वर्ब कैसी होगी? वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। देखिए यहाँ भी सिंगुलर थी, यहाँ भी सिंगुलर है और यहाँ भी सिंगुलर है। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, और देखिए प्रोनाउन भी यूज हुआ है, वो भी कैसा हुआ है? सिंगुलर। ईच ऑफ द बॉयज हैज़ हिज ओन बुक। हमने यहाँ पे देयर ओन बुक नहीं लिखा है, क्या लिखा है? हिज। हिज सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है और एक वचन वर्ब भी आ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ईच, एवरी, आइदर, नाइदर सब कैसे होते हैं? सिंगुलर। चलिए चलते हैं रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 देखेंगे। रूल नंबर 3 में बोला जा रहा है कि यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हो, ध्यान सुनिएगा, यदि ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए हो तो ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद तथा ऑक्सिलरी वर्ब के पहले होता है। ठीक है, जब सब्जेक्ट में होगा तो सब्जेक्ट के बाद और ऑक्सिलरी वर्ब के पहले। जैसे एग्जांपल देखें, वी ये आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, फिर आपने लगाया है ईच और फिर आई आपकी मेन वर्ब। तो ये तो पूरा गड़बड़ हो गया है। यहाँ पर वी सब्जेक्ट हो गया, फिर ईच सब्जेक्ट यहाँ लिखा है, ऐसा गलत हो जाएगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, उसके पहले हमें ईच लगाना पड़ेगा। जैसे कि ये लगाया हमने वी ईच। अब आपकी आई हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब, एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। तो ये वाला सेंटेंस सही है, यानी ईच का प्रयोग जब हम सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो उसे हमें हेल्पिंग वर्ब के पहले रखना है। अगर कोई ऑलरेडी सब्जेक्ट दिया है तो उसके बाद रखना है, जैसा कि इस वाले सेंटेंस में हमारे पास है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि जो वर्ब हमें हमारी लगेगी वो सब्जेक्ट के अनुसार होगी। और हम जानते हैं कि वी प्लूरल होता है, इसलिए हमने यहाँ पर हैव लगाया है, ना कि हैज़। अगर ईच अकेला होता तो हम यहाँ पर हैज़ लगाते। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, बहुत माइनर सी मिस्टेक है। अकेला ईच होता तो यहाँ पे हैज़ लगता, वी ईच है इसलिए यहाँ पर हैव लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 में कहा जा रहा है
कि बोथ का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। बोथ का मतलब ही दो होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, ऑल ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर गिल्टी। अब देखिए हमें संख्या दी हुई है टू स्टूडेंट्स बोल रहा है और यहाँ पे ऑल बोल रहा है। भाई टू के लिए बोथ ही आता है तो सही लिखना ये हो जाएगा कि दूसरे सेंटेंस में है बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर गिल्टी। ये ध्यान रखें, यहाँ पर ऑल नहीं आएगा, बोथ आएगा, क्योंकि बोथ का मतलब ही क्या होता है, दोनों। ठीक है, तो दो छात्रों में से दोनों, बोथ आर गिल्टी। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखेंगे कि बोथ का प्रयोग नकारात्मक वाक्यों में नहीं होता है। नकारात्मक सेंटेंस का मतलब जिसमें नॉट लगा हो, तो बोथ कभी भी ऐसे सेंटेंस में नहीं आएगा जिसमें कि नॉट यूज हुआ हो। जैसे कि बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग। अब देखिए बोथ आपने लगा दिया है और इधर लगा दिया है नॉट, तो मैंने अभी बोला कि नॉट वाले सेंटेंस में बोथ नहीं आएगा। जब पॉजिटिव सेंटेंस होता है केवल तभी हम बोथ को लगा सकते हैं। और मुझे बोलना ही है कि दोनों में से कोई भी नहीं जा रहा है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हम नाइदर का यूज़ करेंगे। नाइदर ऑफ देम इज गोइंग, यानी दोनों में से कोई नहीं। नाइदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं जा रहा है। और याद रखिएगा ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही आती है, तो यहाँ पर इसने क्या लगाया है, इज। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाएं। और प्रोनाउन आखिरी प्रकार हम देख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, इंडेफिनेट का मतलब हम आर्टिकल में भी जान चुके हैं। इंडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। ठीक है, अब अनिश्चित प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कि देखिए क्या होता है, वन है, समवन है, ये सब क्या होते हैं, अनिश्चित प्रोनाउन होते हैं। एनीवन है, नोबडी है, समबडी है। ठीक है, बस एक चीज़ हमें याद रखना है इंडेफिनिट प्रोनाउन में, जो कि पेपर में आती है, हम केवल वही चीज़ ज़्यादा पढ़ रहे हैं। रूल नंबर 1 देखें, यदि वन का प्रयोग, वन भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, यदि वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके लिए नॉमिनेटिव केस वन तथा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वन सेल्फ का प्रयोग होता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट में यूज़ कर रहे हैं तो वन को हम वन ही लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हम लिख रहे हैं तो इसको हम वन सेल्फ लिखेंगे। ठीक है, जैसे लिखा है वन शुड डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ, वन शुड डू वंस ड्यूटी वन सेल्फ। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट में वन है और वन का पॉजेसिव केस ये वाला वंस होता है, ONE'। ठीक है, और पीछे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, वन सेल्फ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखें, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो सब्जेक्ट में वन है ही यहाँ पर और इसका पॉजेसिव केस वंस ही होता है, तो कहने का मतलब है ये बिल्कुल सही है। एक और वंस होता है ONCE, उसको याद रखना है कि वो नहीं लगाना है, वन ONE, वन का पॉजेसिव केस ONE'(S ही होता है और यही एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने बहुत सारे प्रोनाउन पढ़े, बहुत सारे प्रोनाउंस के टाइप पढ़े। सभी चीज़ों को ध्यान से देखते जाएं, समझते जाएं और लिखते जाएं। आप लिखेंगे तो फ़ायदा होगा। बाकी जल्दी ही जून में हमारी पहले वीक में शायद ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और ऑफलाइन क्लासेस में आके आप और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। एक एक चीज़ हमारी गारंटी है कि 3 से 4 महीने में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इंग्लिश की, और 6 महीने में तो कोई ऐसा होगा ही नहीं जो आपका इंग्लिश में हाथ पकड़ ले। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, ऑनलाइन पढ़ते रहें जब तक लॉकडाउन है, और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। पता आपकी स्क्रीन पर नीचे आ रहा होगा, वहाँ से नंबर भी नोट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी है और आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको क्लासेस लेनी है तो। हमारे यहाँ पर कंप्यूटर की और इंग्लिश की क्लासेस ही चलती हैं, अदर कोई सब्जेक्ट की क्लासेस फिलहाल हम नहीं चला रहे हैं। ठीक है साथियों, तो स्पेशल इंग्लिश की क्लासेस पढ़नी हो, स्पेशल कंप्यूटर की क्लासेस पढ़नी हो तो ज़रूर आएँ, एक बार डेमो लेकर ज़रूर देखें।
यहाँ ऑनलाइन में सारी बातें बता पाना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर लिखने की सुविधा नहीं है, मैं आपके डाउट्स नहीं सुन पाता हूँ। लेकिन आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो थोड़े बहुत डाउट्स मुझे मिल जाएंगे, पर ऑफलाइन क्लासेस में हम और बेहतर ढंग से समझेंगे। हमारे यहाँ पर वन टाइम फीस है और लाइफ टाइम स्टडी, यानी आपकी जो फीस जमा होगी वो एक बार जमा होगी और आप लाइफ टाइम पढ़ते रह सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और यहाँ पर आज हमारा प्रोनाउन चैप्टर खत्म होता है। ध्यान से पढ़ते रहिए, हम टेस्ट भी लगाएंगे कुछ दिनों के बाद। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम टेस्ट लगाते हैं। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।